इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिर्फ अब बड़ों पर नहीं, छोटे छोटे बच्चों पर भी मंडराने लगा है। हर दिन अस्पतालों में बच्चों में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से बच्चों को कैसे बचाएं, संक्रमण को कैसे पहचानें, अगर कोरोना हो जाए तो बच्चों को क्या खिलाएं क्या न खिलाएं, छोटे छोटे बच्चों का टेस्ट कैसे किया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल पैनल जुड़ रहा है। देश के 3 बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, कैलाश अस्पताल नोएडा से, डॉक्टर झूमा शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स से, और एक और डॉक्टर राजीव सेठ कुछ देर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो कि सीनियर चाइल्ड पीडियाट्रिस्ट हैं। और डॉक्टर रुचिरा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो नया स्ट्रेन है ये खौफनाक इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है कि छोटे बच्चों पर हमला बोल रहा है, वो भी काफी सिवियरली। किस तरह के केसेस आप लोग देख रहे हैं और कैसे इसे पाया जाए कि बच्चों में है या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पुरानी फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकेंड वेव देखें, देन नंबर ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन आर हाई, बिकॉज ये पाया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इज वेरी हाई। ये म्यूटेंट स्ट्रेन की ट्रांसमिसिबिलिटी इज वेरी हाई, इसलिए ये बच्चों में भी इसका संक्रमण काफी पाया जा रहा है ना। बच्चों में किस तरीके के फीचर्स मिल रहे हैं? बच्चे हमारे पास आ रहे हैं बुखार के साथ, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, गले में दर्द, ऑलमोस्ट सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ एडल्ट्स। बच्चों में लूज मोशन, वॉमिटिंग्स के साथ भी लक्षण पाए जा रहे हैं कोरोना के। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। अगेन हमको कोविड का आरटीपीसीआर करवाना है, और जहां वो सुविधा नहीं है वहां रैपिड एंटीजन। अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आएगा तो आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, पर अगर निगेटिव है और बच्चे को लक्षण है तो हमें आरटीपीसीआर करवाना मस्ट है। मैम, आरटीपीसीआर से पहले आजकल आप कह रही हैं कि सिम्टम्स जो अडल्ट्स में देखे जाते हैं वही बच्चों में भी नजर आ रहे हैं। जुकाम, बुखार के अलावा बॉडी पेन और प्यूकिश फील होना या फिर डायरिया, आजकल जो नए सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ मॉनिटरिंग की जाती है, सेल्फ डायग्नोसिस की जाती है, क्या ये बच्चों के साथ भी किया जा सकता है? घर पर उनका ऑक्सीजन टेस्ट, बाकी सारी चीजें नापी जा सकती हैं? देखिए, बच्चों के मामले में अगेन अक्सर जो हम देख रहे हैं, बच्चों में कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो, लेकिन बहुत सिवियर नहीं हो रहा है, उनको घर में ही ट्रीट किया जा रहा है। मेरे पास इतने सारे, अगर मैंने मान लीजिए औसतन 10 मरीज देखे हैं तो 10 में से 7 या 8 कोरोना के मरीज हैं। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, जाहिर सी बात है मैं बच्चों को ही देखती हूँ 0 से 18 साल तक के। लेकिन अभी तक हार्डली 1 और 2 को छोड़कर मुझे बच्चों को भर्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। उनको घर के अंदर ही रहकर उनका इलाज किया जा रहा है। और अभी तक आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब ठीक हो चुके हैं। 10 में से 7-8 आप बता रहे हैं कि हाँ, ऑन एन एवरेज इनकी सिवियरिटी कम रहती है, घर पर ट्रीटमेंट हो जाता है जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। डॉक्टर झूमा शंकर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जिन बच्चों में सिम्टम्स नजर ना आए, अडल्ट्स फिर 1 मिनट के लिए डायग्नोज कर लेते हैं कि बॉडी के पैरामीटर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं या नहीं, बच्चों में इसे कैसे डायग्नोज किया जाएगा? देखिए, अगर घर में कोई भी एडल्ट पॉजिटिव है तो जाहिर है कि बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है। बच्चों को जो सिम्टम्स और जो इन्फेक्शन होती है वो एडल्ट पेशेंट से ही आती है, क्योंकि एडल्ट ही बाहर से उसको लेके आते हैं। राइट। बच्चे मोस्टली 60% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जैसे रुचिरा मैम ने भी हाईलाइट किया है। उनमें हम टेस्ट तभी करेंगे जब कोई सिम्टम्स होंगे, बट हम ये मान के चलेंगे कि अगर एक हाउस होल्ड में एडल्ट्स हैं पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं, जो उनसे घुल मिलते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहती हूँ कि एज ऑफ नाउ कि इंडिया में कितने बच्चे जो रिपोर्टेड हैं, जो पॉजिटिव हैं ये सेकेंड वेव में। सो कैन आई शेयर द स्क्रीन? श्योर जी, बिल्कुल। या मैम, आपसे हम ये डेटा शेयर करेंगे, लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया कि अडल्ट से बच्चों को ये पहुंचता है वायरस, डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो आपने कहा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों तक ये ना पहुंचे इसके लिए पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जी, आपसे मैं इस पर जवाब जानना चाहूंगी। अगर एडल्ट्स को है कोरोना पॉजिटिव आ गया है
जांच करवाना इसलिए फायदेमंद होता है, अगर बच्चे को सिम्टम्स हैं तो बढ़िया है। कांटेक्ट में जांच करवाने से ये फायदा होता है कि अगर हमें पता है बच्चा भी कोविड पॉजिटिव है तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे मतलब बच्चा कैन भी, छोटे बच्चे हैं उनको अलग माँ बाप से रखना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली इन मेट्रो सिटीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, देन अगेन अ प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन स्टे ऑल टुगेदर। बट अगर बच्चा पॉजिटिव नहीं है और एडल्ट्स पॉजिटिव हैं, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को उनसे सेपरेट रखें, और ताकि बच्चों को फर्दर एक्सपोजर ना हो और उनके कोविड पॉजिटिविटी ना आ पाए। मैम, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे साथ डॉक्टर राजीव सेठ भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं पूछूंगी। सर स्वागत है, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। जिस तरह से डॉक्टर रुचिरा मैम बता रही हैं कि कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि अडल्ट्स कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को नहीं हुआ है, अगर बच्चा छोटा हो, 5 साल से कम की उम्र हो, उसे आइसोलेट करना तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बच्चे की देखरेख कैसे की जाए, और जो बच्चे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके लिए क्या कोई विशेष डाइट प्लान है आपके पास? क्या खिलाया जाए, क्या ना खिलाया जाए? श्योर। देखिए, ये जो सेकेंड वेव हुई है इसमें बच्चों के केसेस बहुत हमारे पास आए हैं। जो लास्ट ईयर जब हम देखते थे तो इतने नहीं थे, लेकिन इस बार बहुत हैं। सो जब अगर कोई एडल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उनका हम टेस्ट करा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं, स्पेशली कोई 1 साल से छोटा बच्चा है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग उसको चल रही है, या कोई, अभी मेरे पास एक केस है जिसकी मदर पॉजिटिव आई है और उसका जो बेबी है सिर्फ 20 दिन का है, तो उस सिचुएशन में हम पेरेंट्स के साथ ही बच्चे को रखेंगे। पेरेंट्स को हम N95 मास्क, कोविड प्रिकॉशंस, हैंड सैनिटाइजेशन वो देंगे, और जो ये छोटा बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड, या उसको, क्योंकि मदर एंड चाइल्ड आर एट दैट टाइम 1 यूनिट। सर, ऐसे में इन्फेक्शन कैरी ऑन होने के चांसेस कितना रहते हैं? मैम, कैरी होने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन इसके बारे में अभी डेटा इज जस्ट इमर्जिंग। इट्स अ वेरी न्यू डिजीज। 1 साल में एग्जैक्टली जो एविडेंस अभी तक सामने आया है यही आया है कि बच्चों को डिजीज अगर होगा तो बड़ा माइल्ड होगा और इतने परेशान नहीं होंगे बच्चे। रेयरली बच्चों को, हार्डली 1% बच्चों को मल्टीसिस्टिक सिस्टमिक डिजीज हो जाता है कोविड से, जिसमें उनके पास बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं। बट इनवेरिएबली बच्चे अगर पॉजिटिव होते हैं उनको डिजीज 70 to 80% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको डिजीज का पता ही नहीं चलेगा आपको। तो वो बच्चे अगर उनको होता है फिर बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं, लो ग्रेड फीवर, कॉफ, कोल्ड, बहुत ही माइल्ड, जो करीब 1-2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। बट बच्चे सुपर स्प्रेडर्स हैं। माई प्रॉब्लम इज कि अगर उस फैमिली में सीनियर सिटीजन्स भी हैं या एडल्ट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो ये बच्चे उधर ना आ जाएं। तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है एक फैमिली में। कई हाउसेस इतने बड़े नहीं हैं कि अलग आइसोलेट करके सबको रखा जाए। सो disease is really presenting lot of challenges, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ केयर रिमेन सेम, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। देयर इज नो डिफरेंट मेडिसिन। आपको ये तो पता ही जी, कोई भी अच्छी एक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बनी है जो हम कहें कि ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर दिस इन्फेक्शन। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे आपको पैरासिटामोल, अगर उनको बच्चों को पेट में एसिडिटी, हम देखते हैं बच्चों में जो सिम्टम्स हैं कई बार वॉमिटिंग और डायरिया, पेट एब्डोमेन, ये सारे सिम्टम्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उनमें ऑनडम जैसी दवा या डॉमस्टाल उल्टी कंट्रोल करने के लिए, पेट की एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए लैंजोल या रैनिटिडीन जैसे सिरप्स देने पड़ते हैं, और विटामिन वगैरह। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ केयर रिमेन द सेम। ओनली जो बच्चे बहुत ही सीरियस होते हैं और लेस देन 1% जिनको MICS होता है, मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, वो एक ऐसा होता है जो ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व कर लेता है और खून की नलियों में तक इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें जो एक्यूट रिएक्टेंट होता है, जैसे कोविड का जो रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, इम्यून रेस्पॉन्स, वो बड़ा हाइपर एक्टिव होता है। और उस सिचुएशन में इन बच्चों को इतनी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से मल्टी सिस्टम डिजीज, दे कैन प्रेजेंट विद शॉक, they can provide a cardiogenic shock, they can present with failures, low blood pressures, और उनको ICU में एडमिट करा पड़ता है। हमारे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भरा हुआ है बच्चों से, ICU में जगह नहीं है आजकल बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को सीरियस कोविड नहीं हो रहा है, लेकिन that is less than 1%. We have to be very careful, very vigilant,
with children also, and make sure that children don't continue to spread the disease. Children at this time, they've been isolated. This is not, a child should be playing, should be active, going to school. So बच्चों में जो कोविड के सिम्टम्स हमने देखा है, बड़े साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होने लगे. बच्चों को कई बार नींद नहीं आती, परेशानी रहती लगी है. Children also have thoughts. Children have also got worries, and those things have to be addressed. So as pediatrician, when I see a child, we have now created a small guidelines for child specialists, which we are going to be sending through our Indian Academy Pediatric Network. सर, इस गाइडलाइंस के कुछ अगर अहम बातें भी आप शेयर कर पाए तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा उन पेरेंट्स के लिए जो जूझ रहे हैं कोविड के प्रॉब्लम से, या फिर घर में बच्चे हों. और साथ ही एक रिलीफ की बात जो आपने कही कि 70 to 80% जो बच्चे हैं उनमें वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन सुपर स्प्रेडर्स रहते हैं. ये जो गाइडलाइंस का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें एक चीज और एड ऑन करूंगी कि जो बच्चे बोल पाते हैं, अपनी दिक्कतें बता देंगे, वो फिर समझ में आती है. 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको वो तकलीफ नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, कैसे समझा जाए उनकी दिक्कत? देखिए, जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, आई वुड से, बिकॉज चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट एक्सप्रेस, बट वी एज डॉक्टर्स आर एबल टू सी. नाउ देयर आर, जैसे गाइडलाइंस की आप बात कर रही थी, 2 तरह की गाइडलाइंस हैं इंडियन एकेडमी में. 2 हेल्थ गाइडलाइंस हैं, कोविड केसेस, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज, सीवियर डिजीजेस, हाउ टू एंड इट. द अदर इज द चाइल्ड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस. इन बच्चों को जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो रहे हैं कोविड के, क्योंकि बच्चे कई बार खाना छोड़ देते हैं, बच्चों को मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, बच्चों को और तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा था इमोशनल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें एक तरह से अगर आप देखें, जो बच्चे हमारे सिर्फ दिल्ली और कोलकाता के मिडिल और अपर मिडिल क्लास में नहीं है, the children are all over in slums, in marginalized settings, in villages, and वहां पर काफी child protection issues होने लगे हैं. The kind is कि बच्चे को अगर टाइम से, अगर, क्योंकि कई बार lots of parents have lost their livelihoods, they have less money in the family, there less feeding going on, less nutrition going on, तो बच्चे malnourished हो रहे हैं. दूसरा, अगर जैसे छोटा बच्चा है, उसको कई बार इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाती हैं, एंड दोज नीड टू बी टैकल्ड. एंड पेरेंट्स से जब अगर अब मिलें तो आप पूछें कि एक थोड़े से डॉक्टर्स प्रो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाउ द पेरेंट्स आर फेसिंग द पैंडेमिक, हाउ द चाइल्ड इज फेसिंग, सिंपल क्वेश्चंस. और उससे ही अगर कोई चेंजेस इन बिहेवियर हैं, इमोशनल लेवल्स हैं, उससे काफी चीजें पता चलती हैं. Obviously, you will talk about fever, cold, cough, the usual symptoms. But the indirect effects of COVID, we as doctors are also equally responsible, because a child at this point not going to school, not playing with other children, stuck in the home, in the COVID lockdown is a very abnormal situation. बच्चों की मनोदशा पर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है. हम अपने आसपास भी देखते हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है, सर इस पर आपसे आगे भी आऊंगी, जिक्र करूंगी, चर्चा करेंगे. डॉक्टर झुमा शंकर भी हमारे साथ मौजूद है. मैम, आप कुछ आंकड़े दिखा रही थी कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, बच्चों की स्थिति को पर्टिकुलरली लेकर वो क्या है? अभी एक रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस है सोर्स, उसमें अगर आप देखें कि कितने बच्चे मतलब इन्फेक्टेड हैं डिफरेंट स्टेट्स में. मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले वो ग्राफ हाईलाइट किया था. सो उसमें जो डेटा अभी तक आया है, मोर देन 200 चिल्ड्रन हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड एम्स में जो हम देख रहे हैं फिलहाल, वी हैव around 23 children who are admitted. So definitely there is an increase, but जो दिल्ली में जो हमारे एम्स में जो एडमिशंस हैं, वो they have been almost similar to what we observed in the first wave. एंड फिलहाल कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, ऑक्सीजन पे ही है. सो ये बात यही बताती है हमें कि जैसे कि डॉक्टर राजीव ने भी अभी हाईलाइट किया कि बच्चों में माइल्ड डिजीज ही है मोस्टली, एंड लेस देन 1% हैव वेरी सीवियर और क्रिटिकल डिजीज. और ये एक राहत की बात जरूर हो सकती है इतने बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में कि जो क्रिटिकल सिचुएशन है, कंडीशन है बच्चों में, वो 1% से भी कम है. इस पूरे जो ये बच्चों को लेकर जो
पेरेंट्स में खास तौर पर टेंशन का माहौल हो जाता है। इसके अलावा दो और चीजें जो वरीसम हो जाती हैं, वो मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर रुचिरा गुप्ता आपसे कि जो मदर्स लैक्टेटिंग हैं या फिर जो गर्भवती हैं वो कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, तो वो किन बातों का ख्याल रखें? अगेन प्रेग्नेंट विमेन अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको ये बहुत जरूरी है कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के, ऑब्स्टेट्रिशियन के टच में रहें, टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाते रहें और उसका ट्रीटमेंट सेम उन्हीं लाइंस पर होता है। जैसे इफ सपोज इट इज माइल्ड डिजीज देन ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, नथिंग इज टू बी गिवन एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी। ये जो आजकल हमारे एक ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन का, अच्छा तुमने ये दवाई ली है, तुमको भी कोविड था, मुझको भी कोविड हुआ है, लेट मी फॉलो द सेम प्रिस्क्रिप्शन, व्हाई टू गो एंड सी अ फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन, इट्स ऑल सेम ना, इट्स कोविड. So they keep on following the same prescriptions, which a pregnant, anybody should not do that because each individual is different. However, it applies more to pregnant women because there is a new life which is growing within the mother's womb. So they should take consultation from their obstetrician as per the underlying condition. मैम आप हिंदी में यही बातें कह पाएंगी तो शायद हमारे दर्शक और बेहतर समझ पाएं। तो मेरा ये कहना है कि उनको अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनी की डॉक्टर हैं उनके टच में रहना चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि चलो मेरे को तो माइल्ड कोरोना है, मेरे को क्या करना है। ठीक है, आपके डॉक्टर भी आपको शायद कुछ नहीं सजेस्ट करे, वो आपको सिर्फ पैरासिटामोल ही बताए, कुछ हो सकता है विटामिन बता दे, नथिंग एल्स, because there is standard set protocols for adults and for children. As Dr. Rajiv said, there are set protocols as for children also. Our Indian Academy of Pediatrics has taken out that. So a pregnant women, they have to be very careful about it. उनको कोई भी हियर से एविडेंसेस के बेसिस पे कुछ नहीं करना है. They have to be in touch with their treating doctor. Coming on to then comes a pregnant woman who is about to deliver. Again, अब तो सभी हॉस्पिटल्स डिलीवरी ले रहे हैं. हमारे हॉस्पिटल में भी कोरोना की इतनी प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, उनके बच्चों का डिलीवरी होती है. तो एक ये डर रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट विमेन से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाए, यानी कि माँ से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू चला जाए. एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं बट अभी तक ग्रॉसली ये वेरीफाइड नहीं है. हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में अब तक कितनी ही महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको कोरोना था, उनकी डिलीवरी हुई है और उनके बच्चे डेफिनेटली हमारे केयर में आए हैं और हमने उनका जब कोरोना टेस्ट करवाया सब्सिक्वेंटली, अभी तक नॉट इवन अ सिंगल न्यूबॉर्न वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव. सो कमिंग ऑन टू नाउ लैक्टेटिंग विमेन, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं. नाउ ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस बात का ध्यान रखना है अगर उन्हें कोविड हो रहा है. जो गाइडलाइंस कहती हैं, जैसे डॉक्टर राजीव सेठ ने भी बोला कि हम बच्चे को मदर से दूर नहीं करते हैं. आइडियली अगर मदर सारी की सारी ऑल जो SMS की, इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है पॉसिबल, पर अगर मदर पूरी सैनिटाइजेशन and proper I mean sort of thing, hand washing and wearing mask and all, अगर इन सबको ये फॉलो कर पाती है तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना है. पर अगर देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे मदर बहुत ज्यादा पैनिकी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ या कुछ भी इस टाइप की, हमें उन्हें मोटिवेट करना है. हाँ. अगर फिर भी नहीं, यानी पैनिक नहीं होना है. और दो जरूरी बातें जो डॉक्टर रुचिरा समझा रही हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है और कोविड पॉजिटिव है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें, क्योंकि खुद उनके हॉस्पिटल में जितनी गर्भवती महिलाएं आई हैं उन्होंने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है जो कोविड नेगेटिव पाए गए हैं. और लैक्टेटिंग मदर्स भी SOPs का पालन करें और साथ ही अपने बच्चे का ध्यान रखें. डॉक्टर राजीव सेठ, एक सेट स्टैंडर्ड मेडिकेशन की लिस्ट है जो आजकल बड़ा वायरल हो रही है, व्हाट्सएप पर भी लोगों तक पहुंच रही है. डॉक्टरों तक जाने की जहमत नहीं उठाना पड़े, इसीलिए सब वही स्टैंडर्ड मेडिसिन जो हैं अप्लाई करते हैं, सभी वही दवाइयां खाते हैं. क्या ये बच्चों पर भी लागू होता है? बच्चों को भी क्या वही दवाइयां दी जाएंगी अगर वो कोविड पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो? देखिए, जो सिम्टोमेटिक बच्चे हैं जिनको फीवर है, कॉफ, कोल्ड, कंजेशन, उनकी स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, लेकिन मेडिसिन की डोजेजेस जो होती हैं, कितनी दवा खानी है, वो पीडियाट्रिशियन या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो बताता है. फीवर में डोज जैसे पैरासिटामोल की 10 to 15 मिलीग्राम पर किलो है,
बड़े की अगर आप टैबलेट दे देंगे तो उसका लिवर खराब हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, इस तरह की। और जैसे दूसरी जो दवाइयां रेमडेसिविर वगैरह जो हॉस्पिटल के एडमिशंस में दी जाती हैं वो डॉक्टर के सुपरविजन में, क्योंकि अभी उस पे इतनी रिसर्च बच्चों पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। दूसरा, हमारे को अगर बहुत ही सीवियर कोई डिजीज होता है कोविड से रिलेटेड और इम्यूनोग्लोबुलिन्स और स्टेरॉइड्स वो दे दें, वो भी डॉक्टर ही सुपरविजन के अंदर ही बताएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल आपने जैसे कहा कि जो सिंपल मेडिसिन हैं, पैरासिटामोल है, कोल्ड कॉफ की मेडिसिन, ओवर द काउंटर जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करी जा सकती हैं जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। डॉक्टर के पास कंसल्टेशन आपको, मैं तो सोचता हूँ जो कोविड की जो बीमारी से सिम्टम्स हैं अगर वो हो तब भी करना चाहिए, और दूसरे सिम्टम्स जिसके बारे में आपको मैं जिक्र कर रहा था जिसमें बच्चों को इमोशनल वरीज और ट्रबल्स हो रही हैं, अगर एक बच्चे का सडन चेंज ऑफ बिहेवियर दिखे, बच्चे को कोई क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक चीजें होने लगे, तरह तरह की वो डिफरेंट ईटिंग कम हो जाए, बच्चे को स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगे, कोई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कई बार बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं बिहेवियर में, कई बार आजकल देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस में नॉट बी दैट, अगर कंसंट्रेशन पुअर है, एंजाइटीज है, कोई वरीज हैं, ट्रबल्स हैं, उसमें भी आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, दूसरा, पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे को देखते हैं, हम पेरेंट्स के साथ हमारी पूरी सहानुभूति रहती है, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू ही एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम बच्चों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। कई पेरेंट्स को मैम बहुत स्ट्रेस है आजकल, क्योंकि देखिए हर एक घर में एक ना एक कोरोना पेशेंट है, तो कभी पेरेंट्स को भी बहुत वरीज हैं, बहुत ट्रबल्स हैं, उनके कई बार पेरेंट्स। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश आज इस चर्चा से यही है सर कि पेरेंट्स के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए कि वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित ना हो और जरूरी जो एक्शन प्लान है उसे फॉलो करें। कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस बीच जरूर आ रहे हैं जो सेकंड वेरिएंट में देखे जा रहे हैं कि आरटीपीसीआर में कई बार टेस्ट नेगेटिव पाए जाते हैं लेकिन लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं। इस पर भी मैं डॉक्टर झुमा शंकर जी आपसे आपकी राय लूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद बच्चों के इस वक्त की दशा को लेकर और कोरोना से उनके हालात में कैसे निपटा जाए पर चर्चा जारी रहेगी, बस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में इस बार चिंता की बात यह कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वालों में बच्चों की भी संख्या इस बार बढ़ गई है और बच्चों के लिए क्या करें क्या ना करें और कैसे उनकी देखभाल करें, क्यों परेशान ना हो, सब समझा रहे हैं हमारे साथ एक पैनल है डॉक्टर्स का, डॉक्टर राजीव सेठ, डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, डॉक्टर झुमा शंकर। डॉक्टर झुमा, आपसे ये समझना चाह रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, जो आजकल ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं कि आरटीपीसीआर में नेगेटिव आता है, स्कैन में पॉजिटिव पाया जाता है, क्या बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा है, हमारे जैसे एम्स में अभी फिलहाल जितने भी बच्चे हैं उनका हमने खाली टेस्ट ही किया है एंड सीटी स्कैन वी हैव नॉट, मतलब अभी तक हमने कुछ किया नहीं है पेशेंट्स का। उनका माइल्ड सिम्टम्स होते हैं सो वी ट्रीट अकॉर्डिंगली, मोस्टली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है और सीटी स्कैन से जो मैनेजमेंट है वो चेंज नहीं होता है। मैनेजमेंट विल बी बेस्ड ऑन किसको माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है और सीवियर डिजीज है, बट हाँ वो हेल्प करती है ये जानने के लिए कि एक्सटेंट कितना है। जो आप आरटीपीसीआर की बात कर रहे हैं कि कई बच्चों में या कई एडल्ट्स में नेगेटिव पाई जा रही है, देखिए आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है, जो टेस्ट का जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। मतलब अगर आपने 100 इंडिविजुअल्स को टेस्ट किया तो 70 में ही आपको पॉजिटिव मिलेगा और उसका म्यूटेशन या ना म्यूटेशन से कुछ लेना देना नहीं है। सो जितना आपका सेंसिटिविटी फर्स्ट वेव में था वही सेंसिटिविटी आपको इस वेव में भी मिलेगा। हाँ, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं मानिए 7-8 दिन बाद, क्योंकि जो टेस्टिंग का जो टाइम फ्रेम है वो 5 दिन है, अगर आप 5 दिन के बियॉन्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है। सो ये कुछ सिचुएशंस है जहां पे आपको टेस्ट नेगेटिव मिल सकता है, बट बच्चा और अडल्ट, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं कि अगर 5 दिन बाद करवाया जा रहा हो और तब आरटीपीसीआर नेगेटिव आए तो स्कैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वक्त भी कम है। बहुत कम शब्दों में डॉक्टर रुचिरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आजकल जो पैनिक चारों तरफ हम देश भर के हालात देख ही रहे हैं वो है ऑक्सीजन को लेकर। लोग पैनिक इसलिए भी हो जाते हैं कि पता है ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीमीटर अगर ठीक से नहीं भी लगा तो हर मिनट हर पल लोग ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। क्या बच्चों के साथ ऐसा करना सही होगा और सही तरीका क्या होगा उनका ऑक्सीजन चेक करने का? ये बहुत सिंपल है। जैसे
हम सब लोग, मैं, डॉक्टर झूमर व डॉक्टर राजीव सेठ, हम लोग बार बार एक ही चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बच्चों के केस में पैनिकी ना हो, बट यस ऑब्जर्वेंट रहें, चाहे सीरियस इलनेस लेस देन 1% केसेस में, बट देन ऑल्सो हमें उन्हें मिस नहीं करना है। बट हमको फोकस किस पे रखना है? जो मेजर 99% है, माइल्ड इलनेस है, पैनिकी होने की सिचुएशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को बुखार नहीं आ रहा है, अगर बच्चे को खांसी नहीं है, सांस उसकी नॉर्मल चल रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर बच्चे को बुखार 5-6 दिन से ज्यादा चल रहा है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है या ढीला पड़ रहा है, तब या लग रहा है कि ओके बच्चे की खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तब आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन नाप सकते हैं। सैचुरेशन नापने के लिए मॉर्निंग इवनिंग नापना इज मोर देन इनफ, पर हर बच्चे में इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में अक्सर केसेस में ये नौबत आती ही नहीं है। रादर हमें फोकस करना चाहिए कि हम बच्चे को एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी खूब लिक्विड्स दें, अच्छा रेस्ट करवाएं, न्यूट्रिशियस फूड्स दें इन फॉर्म ऑफ दिन में एटलीस्ट 5 बार बच्चे को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का सेवन हो, हाई प्रोटीन डाइट हो। हमारा फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, ना कि उम्मीद है पेरेंट्स ये सुन रहे होंगे तो समझे कि किस तरह से उन्हें हाई प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करवाना है, इम्यून स्ट्रांग बनाना है। डॉक्टर राजीव, ये समझाइए कि जब बच्चों में अगर कोविड हो जाता है, किस सिचुएशन में उन्हें अस्पताल ले जाएं या अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, तो किस सिचुएशन में घर पर ही ट्रीटमेंट करें? देखिए, मेजॉरिटी बच्चों का ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है। ओके। इसमें उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशंस नॉर्मल हो तो उनको अस्पताल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती है, 93 से नीचे जाती है, तब हमें कुछ करना चाहिए। और बच्चे को जो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज में, जैसे अभी डॉक्टर रुचीना ने भी कहा, उनको उनका डाइट, उनका न्यूट्रिशन, उनको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उनको ज्यादा आई वुड से 20% मोर बॉडी वाटर्स दीजिए, उनको हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, बच्चों को पैरासिटामोल या अगर उनको खांसी जुकाम है तो उसकी जो दवाइयां हैं वो दीजिए। और बच्चे जनरली 2 हफ्ते तक आइसोलेट रहेंगे। अगर वो ठीक रहे, उनकी सैचुरेशंस भी आप सर एक छोटा सा यहाँ पर डाउट है कि ये दोनों केसेस में अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव भी हो या फिर सीजनल चेंजेस में भी जुकाम बुखार आजकल होते हैं, तो पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि कहीं कोविड ना हो, तो उसमें हर हालात में सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से जो सिम्टम है उसे ट्रीट करना काफी है। एब्सोल्युटली वही करना है, लेकिन क्योंकि अभी हम मिडिल ऑफ कोविड पैंडेमिक हैं, कोई हल्का फुल्का जुकाम भी हमारे पास आता है तो हम उसका कोविड टेस्ट करने को कहते हैं, बिकॉज वी नीड टू बी श्योर कि वी आर नॉट मिसिंग आउट कोविड। क्योंकि एक ऑर्डिनरी जुकाम के भी सिम्टम्स कोविड के जुकाम खांसी के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं। और अगर कभी भी आप आजकल के टाइम्स में जो जितना कोविड फैल चुका है, पैंडेमिक स्टेट में है, हम बच्चों का भी टेस्ट करवाते हैं, पेरेंट्स का भी तरह करते हैं और उनको फिर आइसोलेट करते हैं। लाइक मैंने कहा कि बच्चे 70 to 80% तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको बहुत हल्की फुल्की खांसी जुकाम है, लेकिन वो सुपर स्प्रेड करेंगे। तो अगर आप उनको बाहर खेलने के लिए और बच्चों के साथ भेज दें या अपने एल्डर सीनियर सिटीजन्स के पास जाएं, तो उनको खतरा पैदा होता है। और पब्लिक हेल्थ यही तो है कि आपको अपनी सेहत भी ठीक रखनी है और दूसरों की भी। बहुत ही हेल्पफुल सेशन ये है। आई एम श्योर जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो अपने बच्चों को लेकर अब कम चिंतित होंगे और ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। टू वाइंड अप द सेशन, क्योंकि वक्त कम है, डॉक्टर झुमा शंकर जी आपसे लास्ट में यही समझना चाहूंगी, जो नया स्ट्रेन है क्या ये बच्चों के लिए जानलेवा है? पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं खाली ये स्ट्रेन के बारे में नहीं आई, और मैं भी ये सलाह देना चाहूंगी पेरेंट्स को कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये जो पैनिक है, पैनिक बिल्कुल ना करें। बट मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एज एडल्ट्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें इन्फेक्शन है तो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने आप को बच्चे से आइसोलेट रखें। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब जैसे मेरे हाउस होल्ड में जब किसी को हुआ था, सो हमने ऐसे आइसोलेट मतलब
प्रिकॉशंस और ये सब लिया सो दैट दी जो बाकी मेंबर्स हैं उनको इन्फेक्शन ना हो. सो एज एडल्ट्स ऑल्सो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बच्चे के साथ मिलने का मन करता है, बहुत कुछ होता है, बट हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें अपने आप को आइसोलेट करके बच्चे को इन्फेक्शन ना दे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है एज एडल्ट्स. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने समझाया ये हमारी जिम्मेदारी जो है, उम्मीद यही करते हैं कि सभी पेरेंट्स, सभी अडल्ट्स इस बात को समझें. डॉक्टर राजीव, डॉक्टर रुचिरा, डॉक्टर जुमाशंकर जी, धन्यवाद, आपने ये जो अहम बातें सामने रखी. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नया स्ट्रेन खतरनाक जरूर है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी कर रहा है, लेकिन बच्चों में इसका जो खतरा है वो कम है. अब तक जो क्रिटिकल सिचुएशंस हुई हैं वो कम है, सिर्फ 70 to 80% बच्चों में इसमें सिम्टोमेटिक ही पाया जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए. मैं एक बात कहना चाहती हूँ. तो उम्मीद है कि जो डॉक्टरों से हमने चर्चा की, इसमें बच्चों को लेकर जो बातें उन्होंने सामने रखी, जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे, इससे बच्चों के साथ साथ उन्हें भी मदद मिली होगी. बहरहाल कुछ और खबरें आपके लिए. महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे बस एक ब्रेक के बाद. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी. वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.